जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। यूक्रेन के अंदर मामला बिगड़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई कि रूसियों ने 5 यूक्रेनियन घुसपैठियों को मार दिया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उनके कोई भी फौजी रूसी बॉर्डर के पास नज़दीक नहीं है और ये रूसियों ने अपने ही सैनिकों को मार दिया है। बहरहाल कहानी धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही है और इसको नट शेल में संक्षेप में समझना बहुत ज़रूरी है कि स्थिति क्या है और फिर उसके बाद में एक आकलन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि यूक्रेन रशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, ऐसा रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है। और उसका कारण ये है कि यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है और 2014 से इस तरीके का यूक्रेन का रुख रहा है, उससे पहले से रुक रहा है बेसिकली। और 2014 में इसी रुख के चलते क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया रूस ने, और बाद में ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी रूसी सैनिकों ने अपना दबदबा बढ़ा दिया सेपरेटिस्ट की मदद करके, और अब वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर सेपरेटिस्ट के साथ युद्ध भी लड़ रहे हैं यूक्रेनियन सेना के खिलाफ। अब यूक्रेन की भी एक हिस्ट्री रही है और रीसेंट हिस्ट्री मतलब कि 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री अगर हम देखें तो यूक्रेन बहुत ही थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए आज़ाद रहा। अधिकतर वो रूसियों के साम्राज्य के अंदर ही वो दबा रहा, और लेकिन वहाँ पर एक आज़ादी की एक ख्याल जो है यूक्रेनियंस के अंदर काफ़ी समय से है। और अभी भी जो मेजॉरिटी यूक्रेनियंस हैं, यानी कि 73% जो यूक्रेनियन हैं, वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया के कब्जे में जाए, रशिया के इन्फ्लुएंस में जाए। वो बेसिकली चाहते हैं, अधिकतर लोग चाहते हैं कि ईयू के साथ जुड़ें और कुछ लोग नेटो के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब रशिया को प्रॉब्लम है अगर वो नेटो के साथ जुड़ता है तो। अगर नेटो के साथ जुड़ता है तो रशिया का कहना है कि उसके पास कोई बफर नहीं रह जाएगा। अमरीकी सेनाएं जो हैं वो रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक होंगी, कोई नेचुरल बैरियर नहीं है उनको रोकने के लिए, और उससे रशिया की जो डिफेंसेस हैं उस पर उसको काफ़ी हानि होगी। उधर अमेरिका है, वो सब तरफ की बातें करना चाहता है, लेकिन जो कोर मुद्दा है, जो कोर कंसर्न है रूस की, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन रशिया ये कहता है कि मेरी ये कोर इशू के ऊपर बातचीत करिए, नहीं तो इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी इश्यूज के ऊपर बातें करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं रशिया ने यह भी कहा है कि जर्मनी से और फ्रांस से बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी बात आखिर में अमेरिका पे जाके रुकती है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली अमेरिका से ही बात करूंगा। अब सारा खेल इस अमेरिका, नेटो और यूरोप की पॉलिटिक्स का है, और इस बीच रशिया की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से नेटो अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। अब रशिया ने वहां पर 1,70,000 फौजी जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे अलग अलग जगह पर इकट्ठे करे हुए हैं। अगर इसको फौजी लिहाज से इसका आकलन किया जाए तो 1,70,000 सैनिक पर्याप्त नहीं है यूक्रेन जैसे मुल्क के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,70,000 जो सैनिक हैं ये रक्षात्मक कार्रवाई के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं, यानी कि कोई ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए ये इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऑफेंस पे जाना है, अगर आपने आक्रमण करना है और देश पर कब्जा करना है, और वो भी यूक्रेन के साइज का जो मुल्क है, तो ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं है। और यूक्रेन की सेनाएं भी कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, अच्छा मुकाबला करेंगी। तो ये 1,70,000 सैनिक किसी भी हालत में उस स्तर पे और उस पैमाने पर नहीं खरे उतरते जिसमें हम ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा और कब्जा कर सकता है।
अब उधर अमेरिका है, वो हर रोज एक नई तारीख दे देता है कि इस तारीख को रशिया जो है हमला करने वाला है। तो वो अलग अलग एक गेम खेल रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक अलग खेल चल रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर अगला सवाल यह है कि रूस क्या ये सिर्फ महज एक दबाव डालने के लिए कर रहा है? अगर ये दबाव डालने के लिए कर रहा है तो इतना तो समझ सबको आ गया होगा कि 1,70,000 सैनिक कोई इतने बड़ी तादाद नहीं है कि उससे हमला करके यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए। तो फिर ये क्यों है? जो मेरे को जो समझ में आता है, वो बिल्कुल शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जो समझ में आता है वो ये है कि आप 1,70,000 सैनिकों से अपने बॉर्डर को इस तरीके से कवर करें कि यूक्रेन आपके अंदर आकर कोई एक्टिविटी ना कर दे। कहीं आप आकर, और जो ईस्टर्न यूक्रेन है, डॉनबास का इलाका है, वहां पर जहां पर आपकी फौजें और जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ मिलकर यूक्रेनियन सेना की लड़ाई के साथ जो युद्ध लड़ रही है, उसके ऊपर कहीं वो हावी ना हो जाए। और वो कब हावी ना हो जाए? जब रूस कोई इस तरीके की कार्रवाई करे। अब वो किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है? ऐसे हालात में सिवाय हवाई हमलों के वो और कोई ग्राउंड एक्शन नहीं कर सकता। अगर वो ग्राउंड पे एक्शन करने का सोचेगा तो वो एक बहुत बड़े लंबे युद्ध के अंदर फंस जाएगा। और अभी रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक लंबे युद्ध को आमंत्रित करे और उसको गले लगाए। देखिए, युद्ध की बातें करना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। टेलीविजनों पे इससे एक दिलचस्प सा माहौल जरूर बनता है, लेकिन देखिए इसमें हजारों लोगों की जानें जाती हैं, इसमें मासूम ज़्यादा मारे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम फौजी हैं तो हमें लगता है कि सबसे जो मासूम होता है वो किसी भी देश का फौजी होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल कारणों से अपने देश हित के लिए लड़ता है, उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ भी है। तो ये एक बड़ी एक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो पुतिन है वो एयर अटैक जरूर कर सकता है, एक मैसेज देने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए, लेकिन वो भी एक लास्ट स्टेज पे ऐसी कार्रवाई करेगा। मेरे को नहीं लगता कि पुतिन सिवाय शो ऑफ फोर्स के और थ्रेटन करके एक किस्म का एक समझौते के ऊपर एक आना चाहता है जिसके तहत उसकी सिक्योरिटी गारंटी हो जाए। और सिक्योरिटी क्या है? कि आप नेटो में ना जाएं, यानी यूक्रेन नेटो में ना जाए। अब ये तो रही स्थिति वहां की। साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को कितना मुश्किल है इसको बैलेंस करना। तो देखिए, किसी ने बहुत सही कहा, अभी मैं कहीं सुन रहा था कि इंडिया को बैलेंस करना उतना ही मुश्किल या आसान है जितना रूस के लिए चाइना और इंडिया की स्थिति को बैलेंस करना है, और अमेरिका को पाकिस्तान और इंडिया की स्थिति को बैलेंस करना है। अगर वो हमारे साथ इस तरीके का बैलेंसिंग गेम खेल सकते हैं तो हम भी वही बैलेंसिंग गेम बखूबी खेल सकते हैं। और वैसे भी हमारे स्टैंड का होना ना होना इतना मायने नहीं है, क्योंकि हम यूक्रेन की स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, सिवाय एक दर्शक मात्र होने के अलावा। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, इसका जो फॉल आउट होगा इस क्राइसिस का, वो ये होगा कि आपकी तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो और भी एक असर देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर जो है वो गलत पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। अगर ये तनातनी ज़्यादा बढ़ती है तो ये होगी सिचुएशन। तो एज लवर्स ऑफ पीस, हमको ये किसी भी हालत में ऐसी तमन्ना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रूस की साइड से या अमेरिका की साइड से, कि यहाँ पर कोई युद्ध हो। भगवान करे यहाँ पर जल्द से जल्द शांति हो और सब लोग शांति से रहें। तो बहरहाल ये मेरा यूक्रेन के ऊपर एक छोटा सा अपडेट था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको देखा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।